हेलो मेरे 22 फरवरी वाले यूपी योद्धाओं, तो हो जाओ तैयार क्योंकि आज खत्म हो ही गया आप सभी का इंतजार। और अब की बार हम हिंदी में करेंगे 100 में 95 प्लस पार। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो और एक मैराथन क्लास है। जितने भी हमारे स्टूडेंट 22 फरवरी को जा रहे हैं हिंदी का पेपर देने, वो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। 1 घंटे से भी लंबी ये क्लास है क्योंकि अब आपको कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा देखना भी पड़ेगा। तो आज हम क्लास 12 हिंदी के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सिर्फ एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आपको खूब ध्यान से लास्ट तक देखना है क्योंकि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। और अगर आप चाहते हैं कि हम समाज में जाएं 80% 95% के साथ, ठीक है, तो आप लोग खूब मेहनत कीजिए और इस बार टॉपर बन के आइए, मैं यही चाहता हूं। तो क्लास 12 हिंदी पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न 22 फरवरी को आप जा रहे हैं पेपर देने। अगर आप इस वीडियो को 21 फरवरी को आधी रात को भी देख रहे हैं तो देख कर जाना, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं मिलेगा। बस इतना पढ़कर जाना, यूट्यूब पर पहली बार पूरा हिंदी एक वीडियो में। टोटल 20 टॉपिक हैं आपके हिंदी में, 20 के 20 टॉपिक हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, और सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, क्योंकि आपको भी पता है संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। और जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। आप जब मेहनत करेंगे अकेले रहेंगे, जिस दिन टॉपर बनकर आएंगे लोग आएंगे पूछने, भैया आपका बेटा कैसे इतना अच्छा नंबर लाया, ठीक है। और जिस जिस पर ये जग हंसा है समझ लो उसी ने इतिहास रचा है। देखो कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर गद्यांश, फिर पद्यांश, लेखक का जीवन परिचय, कवि का जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य। ये आपका 50 नंबर का पेपर हो गया खंड का, ठीक है। और खंड का भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि संस्कृत गद्यांश, पद्यांश, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, आपठित गद्यांश, शब्द युग्म, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन, रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन, निबंध। पूरे 100 नंबर के हिंदी के पेपर को आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ऐसा क्लास आपको बार बार नहीं मिलेगा। कर लो मेहनत, हमेशा मेहनत नहीं करना। एग्जाम आ रहा है, अब मेहनत कर लो, बाद में आराम से नंबर अच्छा आएगा, फ्री रहोगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। बस आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमें सपोर्ट करना है ताकि ऐसे ही मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए क्लासेस ला सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आता है हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि हिंदी की बात की जाए तो सबसे पहले यही टॉपिक है। तो इसमें हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये मैराथन क्लास है तो आगे आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर पता होगा तुरंत बता दीजिएगा। देखो, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मतलब कला और बूढ़ा चांद ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, इनको इस रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला। का है साहित्य अकादमी, खा है ज्ञानपीठ, गा है मंगला प्रसाद, घा है सोवियत लैंड नेहरू। तो भैया का वाला ऑप्शन सही होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन, जिसको जिसको आंसर पता है कमेंट कर दो। पहले ही मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उससे पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए। दूसरा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का है सन 1947 में, खा है सन 1943 में, गा है सन 1950 में, घा है सन 1931 में। तो एक ट्रिक है इसका, तार के स्टार्टिंग में ता और आता है, 43 में भी ता और आता है, तो 43 सन 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तो ये ट्रिक है, तार 43 ता और, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, लहर के रचनाकार है। लहर के रचनाकार कौन है, सबको पता होगा, शायद ही कोई स्टूडेंट हो जिसको ना पता हो। का है जयशंकर प्रसाद, खा है गिरजा कुमार माथुर, गा है हरिवंश राय बच्चन, घा है सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर होगा का जयशंकर प्रसाद। लहर, आंसू, झरना, इसके लेखक हमारे कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। चौथा क्वेश्चन, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। इसमें से कौन से कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। का है रामधारी सिंह दिनकर, खा है सुमित्रा नंदन पंत, गा है जयशंकर प्रसाद, घा है महादेवी वर्मा। तो सबको मिला, जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, ये ध्यान रखिएगा। तो गा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 5 को समझो। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किस रचना पर? देखो रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ दिया गया? का है कुरुक्षेत्र पर, खा है रश्मि रथी पर, गा है उर्वशी पर, घा है हुंकार पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी रचना उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 6 नंबर क्वेश्चन, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है बताइए। तीसरा सप्तक का है सन 1959 ईस्वी, खा है 1954 ईस्वी, गा है सन 1951 ईस्वी, घा है सन 1957 ईस्वी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, सन 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ। 7वां क्वेश्चन, तार सप्तक के संपादक कौन है? देखिए तार सप्तक का संपादन 1943 में हुआ, लेकिन इसके संपादक हैं कौन? का है गे, खा है गिरजा कुमार माथुर, गा है धर्मवीर भारती, घा है मुक्तिबोध। तो अज्ञे जी है तार सप्तक के संपादक, ध्यान रखिएगा। 8वां क्वेश्चन, कितनी नावों में कितनी बार ये काव्य कृत किसकी है? ये किसकी रचना है? जल्दी बताओ। का है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे, खा है हरिवंश राय बच्चन की, गा है गिरजा कुमार माथुर की, घा है सुमित्रानंदन पंत की। तो कितनी नावों में कितनी बार ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना है? ये 8वें का सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, हरी घास पर क्षण भर ये कृत किसकी है? हरी घास पर क्षण भर ये किसकी रचना है? का है भवानी प्रसाद मिश्र, खा है बालकृष्ण सर्वानवीन, गा है अज्ञे, घा है नागार्जुन। तो ये अज्ञे जी की रचना है। जल्दी जल्दी नोट कर लो, पढ़ लो, दिमाग में रख लो, कहीं भी रखो, लेकिन इसको जानो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, बताइए प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी? प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी? का है गिरजा कुमार माथुर ने, खा है केदारनाथ सिंह ने, गा है गे ने, खा है धर्मवीर भारती ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, अज्ञे जी ने। प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी थी अज्ञे जी ने। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। बताइए निहार जो है ये किसकी रचना है? बताइए किस कवि की रचना है या किस कवित्री की रचना है? कमेंट करके बताओ स्टूडेंट। तो ये हमारा टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अभी पूरा हिंदी हम पढ़ेंगे तो ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेना उचित नहीं है। अब हम गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए महत्वपूर्ण गद्यांश को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण गद्यांश। 10 नंबर का एग्जाम में आता है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? बहुत सिंपल सा। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है। इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। इसको पहले पढ़ो, इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर दो, नंबर ले जाओ। 10 नंबर का आता है, देखो बहुत इजी होता है। देखो, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। अभी मैं बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है, कॉपी में कैसे लिखना है, सब कुछ। किसी को नहीं छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबद्ध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भैया इसमें राष्ट्र, संस्कृति, ये सब वर्ड ज्यादा आए हैं, तो ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का क्वेश्चन है। देखो इसके नीचे 5 क्वेश्चन देंगे। सबसे पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये किस गद्यांश से है? ये गद्यांश किस पाठ से, इसके लेखक कौन है, ये लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इतने का व्याख्या करना है। देखो यहां से यहां तक, देखो नीचे रेखाएं हैं, इसका अपने शब्दों में व्याख्या करना है। अभी मैं बताऊंगा, सबके लिए 2-2 नंबर मिलेगा। तीसरा, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर कि राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें होगा कहीं कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं यहां पे होगा। देखिए यहां पे राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। सीधा सीधा तो आंसर लिखा है। देखो अब चौथा क्वेश्चन, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए? तो यह भी बताया गया है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। देखो कहीं होगा इसी में। हम ढूंढ ढूंढ के एक एक को बताएंगे, ढूंढ ढूंढ के उड़ाएंगे। देखो, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। सीधा सीधा आंसर लिखा है। 5वां, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर्निहित है? तो संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। देखो ये यहां पे देखो,
संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। सीधा सीधा आंसर लिखा है, हमें कुछ नहीं करना, अलग से कुछ नहीं करना। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। जब भी आप गद्यांश को सॉल्व करें प्रश्नोत्तर संख्या तो आपको डालना ही है, साथ में यहां पे आपको डालना है, देखो जैसे आप गद्यांश सॉल्व करें तो राष्ट्र हो गया फर्स्ट वर्ड, फिर डॉट 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 ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर दीजिएगा थोड़ा अच्छे से। और देखिए इसका जो लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड इसका है संस्कृति है, ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, संस्कृति है, संस्कृति है, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप एग्जामिनर को पता चल सके भैया आपने यही वाला गद्यांश किया है। मैंने कई बार बताया, देखो सबसे पहला हेडिंग रहेगा हमारा संदर्भ। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो, तो संदर्भ में सब एडजस्ट हो जाएगा। तो पहले ये डॉट डॉट करके लिख दीजिएगा क्योंकि दो गद्यांश रहेंगे, करना एक ही होगा। आपने कौन सा किया है एग्जामिनर को पता चलना चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो यहां पे संदर्भ में खूब प्यार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश। ध्यान से समझना, जैसा मैं बता रहा हूं ऐसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग के। अब देखिए जो गद्य भाग है उसको रेस्पेक्ट के साथ लिखिएगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे गद्य भाग, क्योंकि ये गद्य भाग है भैया, हिंदी गद्य है, ठीक है। तो गद्य भाग में संकलित, में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता, संस्कृति के अध्येता, ठीक है। कौन है अध्येता, अब हम लेखक का नाम लिखेंगे। ब्लैक से लिखिएगा जो मेन पॉइंट है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित। अब हम लिखेंगे खूब सुंदर सा पाठ का नाम, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। ऐसे खूब सुंदर सा लिखेंगे ब्लैक से, ठीक है। शीर्षक निबंध से अवतरित है, ठीक है। ऐसे हम लिखेंगे संदर्भ खूब सुंदर सा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, दोनों सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमने दिया है आंसर, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया। आप सेकंड क्वेश्चन देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब ये जो आपका गद्यांश है इसमें देखिए यहां से बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबद्ध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। इतने का अपने शब्दों में आपको व्याख्या करना है, तो हम लिखेंगे, कुछ खास नहीं लिखना। देखो ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या डालेंगे, अपने तरफ से बना वाला के लिख देंगे, बढ़ा चढ़ा के। देखो वास्तव में संस्कृति मनुष्य का मस्तिष्क है और मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। सभी को पता है दिमाग ना होता तो क्या होता, क्योंकि मानव शरीर का संचालन और नियंत्रण उसी से होता है। जिस प्रकार से मस्तिष्क से रहित धड़ को व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है, अर्थात मस्तिष्क के बिना मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संस्कृति के बिना भी मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए संस्कृति के विकास और उसकी उन्नति से ही किसी राष्ट्र का विकास, उन्नति और समृद्धि निहित है। मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बड़ा सा लिख देना है, 2 नंबर ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखो ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है।
अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो मैंने अभी दिखाया था वही हमें लिखना है। देखो यहाँ पे ये राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसको हम भाई लिखेंगे यहाँ पे, देखो थर्ड ऐसे लिखेंगे। आपको कॉपी में सीरियल वाइज लिखना है, ऐसे ही उल्टा सीधा नहीं लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग राष्ट्र के, साथ में लिख रहा हूं मैं, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो ऐसे हमें तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। ठीक है, ये हो गया बस तीसरा क्वेश्चन। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। क्या है इसमें, कुछ नहीं। चौथा देखो, कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। भाई इसको फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। तो कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, इसका आंसर देखते हैं। तो मैंने बताया था यदि भूमि, देखो यहां पे दिया गया है, हम अलग से नहीं बताए हैं। देखो कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, तो कहीं यहीं पे दिया गया। देखो ये, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे खूब सुंदर सा 4 डाल के। देखो ये रंग बिरंगे पेन मत यूज करना, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा, क्योंकि रंग बिरंगे पेन यूज करेंगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो चौथा है कब राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, तो यदि भूमि, मैंने बताया अभी आंसर, एक लाइन आप छोड़ के लिखिएगा, यदि भूमि चौथा क्वेश्चन है, यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। को प्यार से लिख दीजिएगा, समझना चाहिए। ठीक है, तो यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। एक और क्वेश्चन है, उसका आंसर 2 नंबर, ये भी कंप्लीट। एक और क्वेश्चन है, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में क्या अंतर निहित है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है आंसर, संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। तो इसको भी खूब प्यार से लिख देंगे हम यहाँ पे। भाई थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि लिखेंगे हम साथ में लिख रहे हैं। तो संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश कर दीजिएगा ऐसे। ठीक है, यश अंतर्निहित है, बस ऐसे 5वें का आंसर लिख देना है कि संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ठीक है, बस हो गया। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन था, हमने पांचों का आंसर दे दिया। तो 10 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। लिख लो, ये 10 नंबर कंप्लीट हो गया। अब गद्यांश हमारा फिनिश हुआ। ऐसे 5 का आंसर लिखो, 10 नंबर ले जाओ। चलिए पद्यांश को देखते हैं। गद्यांश कंप्लीट हो गया। पद्यांश, अब देखिए एक पद्यांश हमने लिया है, ये भी 10 नंबर का आता है। ठीक है, हिंदी पद्य से रहेगा। ये कुछ वैसे ही रहेगा, लगभग क्वेश्चन दिया गया, एक कविता दे दी गई छोटी सी, इसके नीचे 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5। और ये जो मैंने लिया है, ये कैकेयी का अनुताप चैप्टर जो है, जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, ये उन्हीं का है। देखो महत्वपूर्ण पद्यांश,
देखो, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। देखो यहाँ पे होता क्या है, श्री राम जी वनवास जब जाते हैं तो कैकेयी जी पश्चाताप करने के लिए पंचवटी पहुंच जाती है। ठीक है, तो वहीं की बात है। तो कैकेयी जी कहती हैं, देखो ध्यान देना, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। मतलब कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगद ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों में मेरे प्राण यही सुनते रहे। देखो, निज जन्म जन्म से में सुने जीव या मेरा, मतलब जन्म जन्म तक मेरे प्राण यही सुनते रहे। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि उस रानी को धिक्कार है जिसने घोर स्वार्थ से, जिसे घोर स्वार्थ ने घेर कर इतना अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार भी नहीं किया। पर वो कहती हैं यही मेरा प्राण हमेशा सुनता रहे, कि उसे धिक्कार है जिसको महास्वार्थ ने घेर लिया था। फिर वहां पे बैठी जो सभा है वो भी कहती है 100 बार धन्य वो है एक लाल की माई। मतलब वहां पे जो सभा बैठी वो कहती है वो माता तो 100 बार धन्य है जिस जननी से है ने है जना भरत सा भाई, जिस जननी ने, जिस माता ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। क्योंकि कैकेयी जी भरत की माता थी, तो वहां की सभा जो है उनको कहती है कि वो तो माता धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। ठीक है, आगे देखिए, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। वहां श्री राम जी भी रहते हैं, तो पूरी सभा पागल होकर चिल्लाने लगी 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। वो लाल की माई उस पुत्र का की माता धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है, वो धन्य है। ठीक है, तो ऐसे वहां पे होता है। सबसे पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। भैया संदर्भ लिख देंगे अभी हम। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यहां से यहां तक व्याख्या करना है, लिख देंगे। तीसरा, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती हैं? तो भैया कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती हैं कि मैं सदगत ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहें कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित कर्म किए। चौथा, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? तो कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, तुम तो धन्य हो, 100 बार धन्य हो जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। पांचवा, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता धन्य है, 100 बार धन्य है, यही चिल्लाई थी। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो, वही प्रोसेस यहां पे भी होगा जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझना, कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले हम लोग एक वही करेंगे कार्य, निज जन्म ऐसे डॉट डॉट करेंगे, क्योंकि इसमें भी 2 रहेगा, करना तो आपको एक ही रहेगा। तो ऐसे लिखेंगे निज जन्म। ठीक है, फिर हम डॉट डॉट कर देंगे, ऐसे डॉट डॉट हमने कर दिया। फिर इसका लास्ट वर्ड जो है लाल की माई। ठीक है, ऐसे लिख देंगे लाल की माई। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब एक बहुत ही सुंदर सा हेडिंग डालेंगे, संदर्भ। पहला हेडिंग ऐसे फर्स्ट लिख दीजिएगा और संदर्भ ब्लैक से लिखिएगा भैया, रंग बिरंगे पेन यूज करोगे तो नंबर भी बहुत कम हो जाएंगे। तो संदर्भ लिखते हैं भैया। ये किस पाठ से है? कैकेयी का अनुताप, कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। चलिए लिखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, देखो ध्यान देना, प्रस्तुत पद्यांश। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले भी आप कवि का नाम लिख सकते हैं, श्री मैथिली शरण गुप्त। श्री बस दोनों आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, कवि का नाम और पाठ का नाम। श्री मैथिली शरण गुप्त, इनको ब्लैक से लिखिएगा। ठीक है, द्वारा रचित इनका एक महाकाव्य है साकेत। क्या है? इनका एक साकेत महाकाव्य है, तो साकेत से ये लिया गया है कैकेयी का अनुताप। तो साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग। ठीक है, पद्य भाग लिख देंगे, खूब सुंदर सा पद्य भाग से है भाई, तो उसको लिखना जरूरी है। मतलब थोड़ा इधर उधर करके लिखो, नो प्रॉब्लम। पद्य भाग में संकलित
अब हम लिखेंगे पाठ का नाम। पाठ का नाम है कैकेयी का अनुताप। तो यहाँ पे खूब सुंदर सा लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? कैकेयी का अनुताप, अनुताप, ठीक है। शीर्षक काव्यांश से, शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। यहां पे लिख देंगे हम लोग अवतरित है, ठीक है। तो ये हमारा संदर्भ हो गया कि प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। बस हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका आपको व्याख्या करना है। निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। इसको अपनी भाषा में लिखो। हम लिख रहे हैं, ये दूसरा हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतरों तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की उस रानी को धिक्कार है जिसे घोर स्वार्थ ने घेरकर ऐसा अनुचित कर्म कराया कि उसने धर्म का विचार बिल्कुल छोड़ दिया और अधर्म का आचरण किया। मतलब उन्होंने श्री राम जी को वनवास भिजवा दिया। बहुत अधर्म वाला काम है। तीसरा, कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई क्या कहती है? तो इसका आंसर देखो, अगर आपको हिंदी मीनिंग पता होगा तो बहुत अच्छे से लिख लेंगे। कैकेयी स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है कि मैं सदगति ना पाऊं और जन्म जन्मांतर तक मेरे प्राण यही सुनते रहे कि रघुकुल की रानी ने स्वार्थवश ऐसे अनुचित क्रम कराए। ठीक है, बस हो गया। बस एक दो नंबर कंप्लीट हो रहा है भैया। चौथा क्वेश्चन, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे क्या कहते हैं? श्री राम जी हमारे महान पुरुष हैं, तो वो क्या कहेंगे? हमारे भगवान है। तो देखो, कैकेयी के प्रायश्चित के उपरांत श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम अभागिन नहीं हो, वरन वो माता तो 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। देखो श्री राम जी के विचार देखो। हमारे यहाँ अगर कोई मान लीजिए ऐसा करता है, 1 साल के लिए जेल ही भिजवा देता है या कहीं भिजवा देता है, तो लौटते समय इतनी गालियां उसको दे देंगे कि वही बेचारा याद रखेगा। ठीक है, तो महानता अलग चीज होती है। ठीक है। पांचवा, प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा क्या चिल्ला उठी? तो प्रभु राम के साथ कैकेयी के अपराध का अपमार्जन करती हुई सभा चिल्ला उठी कि भरत जैसे महान धर्मशील पुत्र को जन्म देने वाली माता 100 बार धन्य है, सैकड़ों बार धन्य है। देखो ये गद्यांश नहीं है कि इसका आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा, इसको पढ़ना होगा हिंदी मीनिंग के साथ, तभी आप आंसर प्रॉपर दे पाएंगे। तो ये हो गया पद्यांश। अभी जीवन परिचय कहानी सब कुछ पढ़ेंगे, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और जो स्टूडेंट बोर हो रहे हैं समझ लो वही कम नंबर लाएंगे, जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिनको अच्छा लग रहा है वही समझ लो अच्छे टॉपर बन के आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जीवन परिचय को देखते हैं लेखक का। तो देखिए लेखकों में हमने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर दिला के जाएंगे भैया। ये लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृति। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हम 12th में हमारे यहाँ साहित्यिक परिचय और कृतियां आती हैं, तो जीवन परिचय लिखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। सबसे पहले हम जीवन परिचय लिखेंगे, उसमें इनका जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु यही लिखेंगे, बहुत छोटा सा। देखो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया। यही 2-4 लाइन आपको जीवन परिचय में लिखना है। मेन जो हमारा है वो साहित्यिक परिचय। देखो साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, इनका साहित्य में कैसा परिचय है, हिंदी साहित्य में क्या क्या किया इन्होंने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इतनी सारी क्वालिटीज थी इनके अंदर। ठीक है। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृत और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन भी किया। लेकिन इतना ही नहीं, आप इतना ही साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं, थोड़ा और मैं बढ़ा के मैंने लिख दिया है। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य है। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। मतलब साहित्यिक परिचय में किस प्रकार के लेखक थे, क्या क्या करते थे, किस प्रकार से रचनाएं की हैं, इनको पुरस्कार कौन कौन सा मिला, ये साहित्यिक परिचय में आपको लिखना होगा। अब रचनाएं देखते हैं। जब भी आप किसी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखें, पहले छोटा सा जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। रचनाएं देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, इनके निबंध है। आलोचना साहित्य में सूरदास, कालिदास की लालित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म,
इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, ये इनकी इतिहास रचनाएं हैं। उपन्यास में बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा, ये इनका उपन्यास है। संपादन में नाथ सिद्धों की वाणियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदित रचनाओं में प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक। मतलब ऐसे हेडिंग वाइज लिखोगे बेटर रहेगा, अच्छा दिखेगा, अच्छा नंबर मिलेगा। जितना सुंदर दिखता है नंबरिंग उतनी अच्छी होती है। तो ये आपकी रचनाएं हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको साहित्यिक परिचय और रचनाओं को लिखना होगा, ठीक है। लेखक का हो गया। अब कवि पर चलते हैं। देखो कवियों में मैंने एक ऐसी कवित्री को लिया है, महादेवी वर्मा जी को। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे तो पढ़ लो। सबसे पहले जीवन परिचय, सेम उसी तरह, पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। देखो जीवन परिचय, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। मतलब 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन इनका जन्म हुआ था। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी 1907 में ही हुआ था। सोचो एक ही तो वो। इन्होंने FA BA और MA परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। 11 सितंबर 1987 को आखिर वो दिन आ ही गया, को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया, बस हो गया। साहित्यिक परिचय देखो, मैं पढ़ते जा रहा हूं, सब कुछ ध्यान से समझना, आगे बढ़ना है तो कुछ पड़ेगा करना। साहित्यिक परिचय, महादेवी वर्मा जी का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहद चतुष्टयी, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी में होती है। मतलब छायावादी कवित्री हैं ये। छायावादी में कई कवि थे, जैसे जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा जी, ये छायावादी की चतुष्टयी कवि है, ठीक है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। मतलब इनकी काव्य में जो है वेदना की प्रधानता है, थोड़ा सा इमोशनल जिसको बोलते हैं। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें सेक्सरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। इतनी सारी पुरस्कार इनको मिला, मतलब पद्म भूषण मिला, सेक्सरिया पुरस्कार मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। अभी इतना ही नहीं, अभी तो रुको, पिक्चर भी बाकी है। देखो मई 1983 ईस्वी में भारत भारती पुरस्कार मिला। नवंबर 1983 ईस्वी में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। पांच पुरस्कार, पद्म भूषण, सेक्सरिया, मंगला प्रसाद और भारत भारती, ज्ञानपीठ, सारे पुरस्कार इनको मिल गए भैया। रचनाएं देखो, थोड़ी सी रचनाएं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं। देखो रचनाएं, महादेवी जी की प्रमुख रचनाएं निम्न है। काव्य में इन्होंने निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य, दीपशिखा, यामा, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, ये इनके निबंध है। आलोचनात्मक ग्रंथ में हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, ये इनकी रचना है। तो हमने पढ़ लिया, जीवन परिचय भी पढ़ लिया। अब हम कहानी देखेंगे। कहानी दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहादुर, एक पंचलाइट। हमने बहादुर कहानी का सारांश हम लेकर आए इस वीडियो में। ये 12 से 13 साल के एक पहाड़ी लड़के की कहानी है। क्या होता है कि वो अपने घर से तंग आकर, उसकी माता, अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग आकर शहर चला आता है। इधर शहर में निर्मला होती है, उनको नौकर की जरूरत होती है। तो भैया जो बहादुर है वो निर्मला के यहाँ नौकर के रूप में रख लिया जाता है। पहले तो बहुत अच्छे से प्यार करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बाद में उसके साथ गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और झूठी चोरी का इल्जाम लगाते हैं। बहादुर घर छोड़ के चला आता है। बस इतनी सी कहानी, कुछ है नहीं, लेकिन अपनी भाषा में लिखना भी तो होगा। देखो अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब इसको अमरकांत जी ने लिखा है। और अमरकांत जी द्वारा ये कहानी जो है, ये बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली है, वो अपने नौकर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है, उसी की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए आत्मकथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न, देखिए यहाँ पे शुरू होता है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। इसमें जो लेखक अमरकांत जी हैं वो निर्मला के पति के रूप में इस पात्र से जुड़े हैं, ठीक है, इस कहानी से। तो अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की जो पत्नी है निर्मला, वो भी सोचती है कि एक नौकर रख लिया जाए। यार हमारे गेस्ट जो हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो लोग नौकर रखे, उनको काम नहीं करना पड़ता, आराम से खाते हैं, बैठे हैं, काम खत्म।
ठीक है, तो वो भी एक नौकर ढूंढती हैं। उधर बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का एक लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चलाता है। उधर बहादुर है, वो दूसरा पहलू है कहानी का। वो 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग आकर वो घर छोड़कर शहर आ जाता है। और होता क्या है, निर्मला और बहादुर की मुलाकात हुई तो निर्मला के घर परिवार में नौकर के रूप में बहादुर को रख लिया जाता है। मतलब उधर बहादुर परेशान था अपने घर से, वो शहर आ गया, इधर शहर में निर्मला को नौकर की जरूरत थी तो बहादुर मिल गए, भैया नौकर मिल गया, काम खत्म। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, भैया लल्ला, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। ठीक है बेबी, वो घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। बहादुर घर का पूरा काम करता है लेकिन इसके बावजूद गाली गलौज उससे की जाती है, मारपीट किया जाता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, चलो ठीक है कुछ चल जाता है इतना, लेकिन ये सबसे बड़ा गलत काम है। देखो, झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। भाई आपने गाली गलौज की, मारपीट की, चलो हम सह लेंगे, लेकिन अगर किसी चीज को आप झूठी इल्जाम मुझ पे लगाएंगे, ये मुझसे सहन नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर जो है सहनशीलता और स्वाभिमान कूट कूट के भरी होती है। ये काम झूठी अगर जो आप ना किए हो वो इल्जाम अगर आप पे लगाया जाए तो बहुत गड़बड़ लगता है। ठीक है, मन में। अंततः क्या होता है, बहादुर घर छोड़ के चला जाता है। ये तो होना ही था, इतने सारे इल्जाम लगाओगे, मारोगे, पीटोगे, गाली गलौज करोगे तो घर छोड़ के चला जाना पड़ेगा। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। मतलब अब परिवार के सभी सदस्य उसको ढूंढते हैं कि मिल जाता यार, ठीक रहता, इतना सारा काम करता था, अब हमें ही करना पड़ेगा। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़कर जाने पर सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। जब बहादुर घर छोड़ के चला गया तो सब सोचते हैं अगर मिल जाता तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते, हम उसको फिर से प्यार करते, लेकिन परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कुछ नहीं होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत यानी कि सब कुछ हो गया तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें प्रिय है और इसी चरित्र के कारण ये कहानी हमें बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये हो गया बहादुर कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले संस्कृत गद्यांश को पढ़ेंगे और जो संस्कृत गद्यांश मैंने इस वीडियो में लिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 7 नंबर कंप्लीट करा के रहेगा। ये आपका महामना मालवीय चैप्टर का ये गद्यांश है, महामना मालवीय, सॉरी ये पंचशील सिद्धांता चैप्टर का गद्यांश है। और पंचशील सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके हिंदी संस्कृत में। मैंने बताया है 4 चैप्टर पढ़ लो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। एक महामना मालवीय, एक पंचशील सिद्धांता, एक संस्कृत भाषा या महत्वम और एक जातक कथा। ठीक है, ये 4 चैप्टर पढ़ लो। उसी में से आज मैं पंचशील सिद्धांत का एक गद्यांश लेकर आया हूं। ऐसे आपको गद्यांश दिया रहेगा, कहा जाएगा कि इसका संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करो, तो हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो हम इसका पहले हिंदी मीनिंग थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे कॉपी में लिखना है। धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। देखो, आधुनिके जगत पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम ग्रहतिवंतः, यानी कि आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांत ने नवीन राजनैतिकम राजनैतिक स्वरूप ग्रहतिवंतः मतलब ग्रहण कर लिया है। तो आधुनिक संसार में पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन राजनैतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है। एवं चा व्यवस्थिता, वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। पंचशील सिद्धांत का मतलब 5 सिद्धांत है। देखो, सबसे पहला सिद्धांत है किमपि राष्ट्रम कस्य नस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातम न करिष्यते। ठीक है, यानी कि किमपि राष्ट्रम, कोई भी राष्ट्र, कस्य नान्यस्य, भाई संस्कृत है थोड़ा सा अच्छा है मेरा ज्यादा। ठीक है, राष्ट्रस्य यानी कि किसी भी राष्ट्र के आंतरिकेषु विषयेषु, आंतरिक विषय में, कीदृशमपि व्याघातम यानी कि व्याघात यानी कि व्यवधान न करिष्यत नहीं करेगा। यानी कि सबसे पहला जो सिद्धांत है, कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप इंडिया से हैं, कोई अमेरिका से है, आप अमेरिका अगर इंडिया में कुछ हो रहा है तो दूसरे देश आंतरिक विषय में कोई हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, ये पहला सिद्धांत है। दूसरा देखो क्या है, प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभु संताम यानी कि प्रभु सत्ता। ठीक है, प्रादेशिकी मखंडताम यानी कि प्रादेशिक जो अखंडता है। ठीक है, समानता के साथ
सॉरी, चा सम्मानस्यत यानी कि सम्मान करेगा। तो इसका मतलब होगा कि प्रत्येक राष्ट्र आपसी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। ये दूसरा सिद्धांत है। तीसरा देखो, प्रत्येक राष्ट्र परस्परम परस्पर समानताम समानता का व्यवहार करेगा। तो प्रत्येक राष्ट्र समानता का व्यवहार करेगा। ठीक है, आगे देखिए, किमपि राष्ट्र परेण यानी कि कोई भी राष्ट्र ना कृष्यंत दूसरे राष्ट्र से आक्रांत नहीं होगा, माने मतलब झगड़ा लड़ाई नहीं करेगा। तो कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से आक्रांत नहीं होगा, यानी कि कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा बिना वजह। ठीक है, और 4 हो गए। 5वां देखिए, सर्वाण्यप राष्ट्राण सभी राष्ट्र, ठीक है, मिथा स्वाम स्वाम यानी कि अपनी अपनी, ठीक है, प्रभुसत्ता का शांति से रक्षा करेगा। तो सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता का शांति से रक्षा करेगा। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत हैं, पंचशील सिद्धांत यही है। लेकिन अभी तो हमने क्वेश्चन पढ़ा है भैया, इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो मैं बता रहा हूं, यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझना, खूब ध्यान से, क्योंकि भाई एग्जाम नजदीक है। देखो, जब भी आप इसको सॉल्व करें, प्रश्नोत्तर संख्या तो आपको डालना ही है। मैंने जब हिंदी की कॉपी लिखना आपको सिखाया था, तब मैंने बताया था, आप लोग सर्च कर लीजिए 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखी, शुभम लेक्चरर, आपको मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले आधुनिके डॉट डॉट करके इसका लास्ट वर्ड इसको लिख देना है, क्योंकि 2 गद्यांश रहेंगे, हमें करना एक ही है। अब कौन सा करना है, इसको क्लियर करने के लिए हमें ये करना होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे। देखो, सबसे पहले यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना ही होगा, वो तो भाई आप मिस कर नहीं सकते। तो यहां पे लिखना है आधुनिके, ठीक है, आधुनिके, ठीक है, फिर आपको लिखना है डॉट डॉट करके, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके रक्षयिष्यन्ति, ठीक है, रक्षयिष्यन्ति यानी कि रक्षिष्यन्ति। ठीक है, ये आपका हो गया आधुनिक। फर्स्ट वर्ड डॉट डॉट करके मैंने लास्ट वर्ड लिख दिया, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि भैया आपने यही वाला किया है। अब इसको संदर्भ के साथ लिखना होता है। मैंने बताया ये पंचशील सिद्धांत चैप्टर से है, तो ऐसे खूब प्यारा सा हेडिंग डालेंगे संदर्भ। और ये जो मैं आसमानी, लाल, हरा, पीला, ये सब जो कलर यूज कर रहा हूं ना, मत करिएगा। सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू, ओनली ब्लैक एंड ब्लू, नहीं तो नंबर कटेगा, ये ध्यान रखना। मैं पहले बता दे रहा हूं, नहीं तो कहो सर जी ने बताया नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश, ध्यान से समझना, जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा लिख कर आओगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। गद्यांश, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, ठीक है, सॉरी, पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, देखिए ये संस्कृत भाग है, और संस्कृत भाग को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ब्लैक पेन से लिखेंगे, खूब सुंदर सा लिखेंगे। सुंदरता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो संस्कृत भाग में संकलित, में संकलित, अब आपको लिखना है चैप्टर का नाम। इस चैप्टर का नाम है पंचशील, पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांता। ठीक है, तो पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से, नामक पाठ से अवतरित है, अवतरित है। तो ऐसे आपको लिखना होगा संदर्भ, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से अवतरित है। ये आपका संदर्भ हो गया, खूब प्यारा सा। अब हिंदी अनुवाद लिखना है, जो मैंने आपको यहां पे बताया था वो मैंने लिख रखा है। देखो, आधुनिक संसार में पंचशील के सिद्धांतों ने नवीन राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया है, और वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपसी प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र आपस में समानता का व्यवहार करेगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे से आक्रांत नहीं होगा, यानी कि कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा, और सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना होता है संस्कृत गद्यांश को
ऐसे सॉल्व करना होता है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, संदर्भ लिखो और अनुवाद कर दो, काम खत्म। ठीक है, बस हो गया। तो ये हमारा संस्कृत गद्यांश हो गया। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी पद्यांश देखेंगे, फिर हिंदी व्याकरण के बहुत सारे प्रश्न देखेंगे, इसी में अपठित गद्यांश रहेगा, फिर रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन सब कुछ पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण पद्यांश। ठीक है, इसमें क्या होता है ध्यान दो। देखो ये भी आपका एक चैप्टर है आपके संस्कृत में, सुभाषित रत्नानी। उस चैप्टर में पूरे पद्यांश ही पद्यांश दिए, उस पूरे चैप्टर के पद्यांश को पढ़ लेना। एक दो चैप्टर हैं जिनके नीचे एक एक पद्यांश दिया है, उसको पढ़ लेना, बस हो जाएगा आपका 7 नंबर कंप्लीट। ये टॉपिक फिक्स होता है। और सुभाषित रत्नानी चैप्टर का ही मैंने यहाँ पे श्लोक लिया है। देखो ये श्लोक थोड़ा अलग है, ध्यान से पढ़ना। उदेति सविता ताम्र अस्ताम्र, ये भी 7 नंबर का आता है। मैं इसको ध्यान दिला दूं आपको, ये इजी होता है लेकिन 7 नंबर का आता है। देखो, उदेति सविता ताम्र अस्ताम्र एवास्तिमेति चा संपत्तो चा विपत्तो चा महता मेक रूपता। यानी कि उदेति सविता, यानी कि सूर्य जो है वो उदित होते समय भी ताम्र अस्ताम्र यानी कि लाल होता है। सूर्य उदित होते समय भी लाल होता है। एवास्मेत चा, और अस्त होते समय भी लाल होता है। मतलब सूर्य जो होता है, आप देखेंगे जब उदय होगा सूर्योदय तो भी वो लाल दिखाई देता है, जब वो अस्त होता है तो भी लाल दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार संपत्तो चा विपत्तो, ठीक इसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति में, ठीक है, चा महत्ता मेक रूपता, महान पुरुष जो होते हैं वो एक रूप में होते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों, जैसे सूर्य उदित होते समय और अस्त होते समय लाल होता है, वैसे ही महापुरुष जो होते हैं वो संपत्ति में और विपत्ति में दोनों स्थितियों में एक रूप होते हैं, यानी कि एक समान होते हैं। सुख में हर्षित रहेंगे, खुश रहेंगे, और दुख में पीड़ित नहीं होंगे। ठीक है, तो अपितु ये एक समान होते हैं, जैसे हमारा सूर्य होता है। ठीक है, जो महापुरुष होते हैं वो सुख और दुख दोनों में एक समान रहते हैं। अब देखो यहां पे सबसे पहले हम वही प्रोसेस करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे, यहीं से हम सॉल्व करते हैं। देखो ऐसे हम उदेति लिखेंगे, उदेति। ठीक है, ध्यान देना, उदेति लिखा हमने फर्स्ट वर्ड और डॉट डॉट करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको उतारना नहीं होगा भाई, मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है। महता मेक रूपता, मेक रूपता, ऐसे आपको कर देना है। फिर एक बहुत ही सुंदर सा हेडिंग डालना है, खूब सुंदर सा। हेडिंग का नाम है संदर्भ। ठीक, संदर्भ। ठीक, ऐसे आपको लिखना है। देखो भैया बोरिंग तो नहीं महसूस हो रहा है? अगर आपको इस समय जब आपका एग्जाम आपके सर पे है, फिर भी अगर आपको कोई चीज पढ़ाई जो है बोरिंग लग रही है, तो समझ लो अपनी लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाई किसको अच्छा लगता है? बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन अच्छा नंबर लाना, अच्छे से पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि ये पद्यांश है, या प्रस्तुत श्लोक भी लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग, संस्कृत भाग को भाई हम ब्लैक से ही लिखेंगे जैसा हम लोग लिखते थे। ठीक है, संस्कृत भाग। ठीक है, संस्कृत भाग में संकलित, में संकलित। अब आपको लिखना है पाठ का नाम, खूब सुंदर सा। इस पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानी, खूब बढ़िया से लिख देंगे भाई, सुभाषित रत्नानी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से, नामक पाठ से अवतरित है, अवतरित है। ठीक है, ये आपका संदर्भ हो गया। ठीक है, अब हम अनुवाद लिखेंगे। कैसे? जैसे मैंने बताया उसको, अनुवाद ऐसे लिखेंगे, सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। इस प्रकार संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में महापुरुष एक रूप होते हैं, अर्थात सुख में हर्षित और दुख में पीड़ित नहीं होते, अपितु संभाव से सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं। ये महान पुरुषों की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, जो हमारे महान पुरुष हैं। ठीक है, आगे बढ़े अब हम लोग। ये भी हो गया हमारा पद्यांश भी, 14 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम हिंदी व्याकरण पे चलते हैं भाई। ठीक है, हिंदी व्याकरण में भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको जानने हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। शुभम सर हैं आपके साथ, हमेशा खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, देखो
नेक्स्ट टॉपिक है मुहावरे एवं लोकोक्तियां, 2 नंबर का आता है। ये बहुत इजी होता है, मैं इसको एकदम हलवा समझता हूं, गाजर का। ठीक है, देखो क्या है, आप बैल मुझे मार, मतलब इतना क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, इसका अर्थ लिखना होगा, वाक्य प्रयोग करना होगा। अब इसको कौन नहीं कर सकता? 4 क्वेश्चन रहेंगे आपके हिंदी के पेपर में, एक करना होगा, नहीं कर सकते? छोटे बच्चे हो क्या? देखो, आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ होता है मुसीबत मोल लेना। आ बैल मुझे मार मतलब आप मुसीबत मोल ले रहे हैं। वाक्य प्रयोग देखो, रमेश ने अपने अधिकारी की बात न मानकर मुसीबत मोल ले ली, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। अब देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है इस वाक्य में आ गया, तो ये वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही है। मतलब वाक्य प्रयोग तब सही माना जाएगा जब आपका क्वेश्चन इस वाक्य में आ जाएगा। अब आप रमेश की जगह पर महेश, गणेश कुछ भी लिख सकते हैं। तो रमेश ने अपने अधिकारी की बात न मानकर मुसीबत मोल ले ली, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। आ बेटा, हवा हो जाना दूसरा, यानी कि गायब हो जाना। वाक्य प्रयोग देखिए, दानवीर कर्ण युद्ध क्षेत्र में ना जाने कहां हवा हो गए, तो ये आपका हवा हो गए आ गया इसमें, यानी कि ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल राइट होगा। 2 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया भाई, 2 नंबर का आता है, 2 4 10 क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत है, क्यों टेंशन ले रहे हो? मुहावरे में लोकोक्ति में कुछ है ही नहीं। जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं उनको भी हम पास कराएंगे, और जिसने बोला था तुझसे नहीं होगा उनको भी करके दिखाएंगे। मैं हमेशा कहता रहता हूं, ये टॉपिक थोड़ा समझने योग्य है। ये 5 नंबर का टॉपिक होता है, आपठित गद्यांश। ठीक है, ये आपको एक बड़ा सा गद्यांश दिया जाएगा। देखो, ये आपने पढ़ा नहीं होगा, ये कहीं अलग से दे दिया जाएगा ना, और इसके नीचे क्वेश्चन आपको एज अ गिफ्ट दिए जाएंगे। जैसे 3 क्वेश्चन आपको दे दिए गए, देखो ये 3 क्वेश्चन 1 2 3 करके दे दिए गए। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। तो इसका आंसर देने के लिए सबसे पहले आपको इसको पढ़ना होगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे पहले। देखो, अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। प्रथम बार में प्रत्येक कार्य कुछ कठिन लगता है। यदि व्यक्ति उस कार्य को कठिन समझकर बैठ जाता है तो उसे कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभ्यास क्रम नहीं छोड़ा और एक दिन राष्ट्रपति पद प्राप्त किया। यदि हम अभ्यास छोड़ देंगे तो सफलता हमें छोड़ देगी। हम हमेशा ट्राई करते रहेंगे, हमेशा ट्राई करते रहो, इफर्ट लगाते रहो, एक ना एक दिन आप सफल हो जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है। अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है, तो बिना अभ्यास के विद्या विष का रूप धारण कर लेती है। जो मनुष्य अभ्यास नहीं करता उसके पास विद्या अधिक समय तक नहीं टिकती है। बहुत बड़ा गणितज्ञ भी यदि अभ्यास छोड़ देगा तो गणित उसे छोड़ देगी। खिलाड़ी यदि खेल का अभ्यास नहीं करेगा तो कभी भी कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाएगा। अतः अभ्यास आवश्यक है। मेरे कहने का मतलब है प्रैक्टिस, अभ्यास हमेशा करते रहो। ये लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा ट्राई, हमेशा एफर्ट लगाते रहो। आप सक्सेस हो रहे हो या नहीं हो रहे हो ये मायने नहीं रखता, आप अभ्यास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये मायने रखता है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, हम इसका आंसर देखो कैसे देंगे। फर्स्ट है, कठिन कार्य कैसे सरल हो जाता है। तो देखो, निरंतर अभ्यास करने से कठिन कार्य सरल हो जाता है। ये देखो, मैं यहां पे बता देता हूं, कहीं लिखा होगा, ये देखो, अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं। प्रथम बार प्रत्येक कार्य कुछ कठिन लगता है। यदि व्यक्ति उस कार्य को कठिन समझकर बैठ जाता है तो उसे कभी नहीं कर पाता। ठीक है, और निरंतर अभ्यास करते रहोगे। निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है। ठीक है, तो यानी कि निरंतर अभ्यास से कठिन काम भी सरल हो जाता है। दूसरा, सफलता साथ कैसे छोड़ देती है, यानी कि अभ्यास न करने पर सफलता साथ छोड़ देती है। मतलब अगर आप लोग अभ्यास नहीं करेंगे तो सफलता भी आपका साथ छोड़ देगी, और अगर आप अभ्यास करते रहेंगे, ये देखिए, यदि हम अभ्यास छोड़ देंगे तो सफलता हमें छोड़ देगी, हमारा साथ छोड़ देगी। अगर अभ्यास करते रहेंगे तो सफलता हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, और ये जैसे ये 1 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ऐसे दिया जाएगा। 5 नंबर आपको दे दिया जाएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी आ जाए तो उसको कर देना। तीसरा देखो, निरंतर अभ्यास करना किसकी कुंजी है। तो निरंतर अभ्यास करना सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। अगर आप निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो निरंतर अभ्यास करना सफलता प्राप्त करने की एक कुंजी होती है। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका फर्स्ट वर्ड अभ्यास और लास्ट वर्ड जो मैंने बताया था, जैसे हमने अभी संस्कृत गद्यांश में किया था, इसका देखो लास्ट वर्ड यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, ये इसका लास्ट वर्ड है। इसको ऐसे खूब सुंदर से लिख देंगे और एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। देखो ऐसे मैंने लिख दिया। सबसे पहला क्वेश्चन, कठिन कार्य कैसे सरल हो जाता है, तो ऐसे 1 नंबर डाल के लिखेंगे।
निरंतर अभ्यास करने से कठिन कार्य सरल हो जाता है। दूसरा देखो, सफलता साथ कैसे छोड़ देती है, तो अभ्यास न करने पर सफलता साथ छोड़ देती है। तीसरा, निरंतर अभ्यास करना किसकी कुंजी है, तो निरंतर अभ्यास करना सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। ऐसे आपको आंसर लिख देना है। क्या है इसमें, कुछ नहीं है, सिर्फ आप अच्छे से अपना एफर्ट लगाइए। जब तक आप एफर्ट नहीं लगाएंगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। हमेशा प्रयास करते रहो, कुछ बड़ा करने का, कुछ बड़ा हासिल करने का हमेशा आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, तभी आप उस काम में सफल होंगे। ये जो मैंने गद्यांश बताया ये सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपके डेली लाइफ के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है, मैं इसको हटा देता हूं भाई। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे, इसमें कुछ नहीं था। शब्द युग्म पे चलते हैं। शब्द युग्म का मतलब दो शब्दों का जोड़ा। ठीक है, मतलब आपको सही अर्थ बताना होगा। जैसे फर्स्ट है सुगंध सौगंध, इसका सही अर्थ क्या होगा। का है सुवास और दुर्गंध, खा है तोता और तोते का बच्चा, गा है महक और शपथ, और घा है अंधा तोता और खुशबू। तो सुगंध का मतलब महक होता है, सौगंध का मतलब शपथ, तो इसका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, महक और शपथ। ठीक है, मतलब जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। मैं पहले भी बता चुका हूं। दूसरा, आपात आपाद। ठीक है, आपात आपात, इसका सही अर्थ क्या होगा। का है विपदा और संपदा, खा है सुख और दुख, गा है संकट और निष्कंटक, घा है संकट और पैर तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं आप लोग। इसका राइट आंसर घा हो जाएगा, संकट और पैर तक। देखिए, आपात का मतलब होता है संकट, आपातकालीन स्थिति, संकट वाला स्थिति। ठीक है, आपात का मतलब होता है पैर तक। बस हो गया ये। ठीक है, एक एक टॉपिक के दो दो क्वेश्चन हमने लिया है। वैसे पढ़ना तो आपको और भी पड़ेगा, और ये कोई पहली क्लास नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड करा चुका हूं, तो उसको देखो क्या कर रहे हो। शब्द अर्थ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शब्द अर्थ, यानी कि एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, जिसको हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते थे, आपको पता होगा, छोटे बच्चे नहीं हो आप लोग। तो देखो इसमें पतंग, पतंग को हम कई नामों से जानते हैं। पतंग को हम सूर्य भी बोलते हैं, शब्द अर्थ, या अनेकार्थी शब्द इसको बोलते हैं। ठीक है, शब्द अर्थ को सूर्य, पक्षी भी बोलते हैं, पारा भी बोलते हैं, नौका भी बोलते हैं। वैसे आपको दो ही लिखना होगा, मैं 4-5 बता दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा जानकारी जरूरी है, आपको दो ही लिखना है, इसमें से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। शिव, शिव को हम क्या बोलते हैं, महादेव, मैं महादेव का चेला हूं। ठीक है, महादेव। महेश हम बोलते हैं शिव जी को, महेश। मंगल बोलते हैं हम, मंगल। कल्याण बोलते हैं, शिव जी सबका कल्याण करते हैं। ठीक है, सुख बोलते हैं, सुख भी लिख सकते हैं। मतलब 4-5 मैं आपको बता रहा हूं, काहे को ले रहे हो टेंशन, जब तक है शुभम। ठीक है, बस हो गया, शब्द अर्थ भी हो गया। ऐसे एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्द के लिए आपको एक शब्द बताना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है जानने की इच्छा रखने वाला, इसको एक शब्द में हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं। जो जानने की इच्छा रखता है भाई, उसको हम लोग जिज्ञासु बोलते हैं। आप भी जानने की इच्छा रखेंगे तो आपका नाम भी हम जिज्ञासु रखा देंगे। दूसरा, जिसकी 4 भुजाएं हों उसको चतुर्भुज बोलते हैं। इसमें क्या है भाई, जिसकी 4 भुजाएं हों उसको हम लोग चतुर्भुज बोलते हैं। बस हो गया, सिंपल सा था। वाक्य संशोधन देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ गलतियां होती हैं, उसको सही करके लिखना होता है वाक्य संशोधन में। जैसे देखो, चंद्रमा आकाश में निकलता था, इसमें गलती क्या है। देखो भैया, चंद्रमा आकाश में निकलता था, निकलता है और निकलता रहेगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते थे कि अगर कहीं यूनिवर्सल ट्रुथ की बात आ जाती है तो उसके टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते। तो यहां पे निकलता है रहेगा, क्योंकि अभी भी वर्तमान में हो रहा है। ठीक है, तो चंद्रमा आकाश में निकलता है, ये आपका हो जाएगा। दूसरा देखो, मैंने अनेकों बार यात्रा की है। भैया ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, अनेकों वाला अगर आता है तो समझ लो इसमें गलती अनेकों में ही है, क्योंकि अनेकों नहीं लिखते, अनेक लिखते। अनेक खुद में प्लूरल है, बहुवचन है। तो मैंने अनेक बार यात्रा की है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बस यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं, आपको सही करके लिखना होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग आते हैं रस छंद अलंकार पे। देखो भैया, हमारा हिंदी व्याकरण हो गया, अब रस छंद अलंकार, फिर पत्र लेखन, फिर निबंध, हम सबको पढ़ेंगे। अब रस में मैंने लिया है वीर रस को। हम एक एक
क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वैसे अगर आपको रस छंद अलंकार तीनों को बिल्कुल से क्लियर करना है, जितने भी रस हैं, जितने भी छंद है, जितने भी अलंकार हैं, तीनों को मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है। 20 मिनट का सिर्फ वीडियो है, उसको देख लोगे ना 6 नंबर आपका कंप्लीट। तो यूट्यूब पे सर्च करो रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, कोई भी टॉपिक सर्च करना है, पीछे शुभम लेक्चरर लगा दो, आपको वीडियो मिल जाएगा, क्लास मिल जाएगी। देखो वीर रस क्या होता है, देखो इसका डेफिनेशन बनाने का ट्राई कीजिए। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, सबको पता है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। अब मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर मुझे दूसरा डेफिनेशन याद है। देखो भैया, कोई भी डेफिनेशन याद हो सही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है आप यही परिभाषा लिखें। अलग अलग बुक में देखेंगे तो अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दी जाएंगी, अलग अलग एग्जाम्पल दिया जाएगा, तो जो भी याद है आपको वो लिख सकते हैं। मैं जो बता रहा हूं वो एक ही बताऊंगा, ठीक है। आपको जो याद है वो लिख सकते हैं, सब सही होता है। उदाहरण देखो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। या किसी को कोई याद होगा, एक और एग्जाम्पल होता है, साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है भूषण भनद बनाद बिहद नगारन के नदी नद मद गहबरन के लरत है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रस। मैंने वीर रस आपको बता दिया, एक रस एक छंद एक अलंकार हम पढ़ेंगे, और मैंने आपको सारे रस सारे छंद सारे अलंकार एक वीडियो में बता रखा है। तो सारा यहाँ पे बताना कोई जरूरी नहीं है, टाइम भी बचेगा, आप लोग वहां से सर्च करके डायरेक्टली देख लीजिए, वो स्पेशल इसी पर बनाया गया है। अगर यहाँ पे हास्य रस का पूछ रहा था तो परिभाषा हम ट्रिक से लिख सकते थे। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, जब हास नामक स्थायी भाव सिर्फ उत्साह की जगह पर हास कर देना है, वीर की जगह पर हास्य कर देना है, ठीक है, बस हो गया। दूसरा देखिए दोहा, हम लोग छंद पे देखते हैं, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। देखिए रस में आप हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, इसको पढ़ लीजिए। छंद में दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलियां पढ़ लीजिए, और अलंकार में आपको पता है रूपक, अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ठीक है। देखो दोहा इसमें आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना होता है, हम बताएंगे आपको। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होता है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। मतलब दोहा जो होता है ये अर्धसम मात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। इसको आपको उदाहरण के साथ मात्रा भी दिखाना होता है। तो देखिए उदाहरण देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्यामु हरित दुत हुई, ये आपका एग्जाम्पल है। आपको दूसरा एग्जाम्पल याद है, बिल्कुल ऑफकोर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल कई होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एस टाइप का बना है ये 2 मात्रा को व्यक्त करता है और ये 1 मात्रा को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले और तीसरे में 13-13 होंगी, दूसरे और चौथे में 11-11। तो देखो पहला और तीसरा 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 2, 8, 2, 10, 11, 2, 13, और तीसरे में 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 2, 13। तो पहले तीसरे में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11 होगा। देखो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 11, और 2, 1, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10, 11। तो ये आपका दोहा हो जाएगा और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसको आप लोगों को याद रखना है। अब अलंकार पे चलते हैं भाई, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रूपक अलंकार को हमने यहाँ पे लिया है। देखो इसका एग्जाम्पल, इसका परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। मतलब जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। यहाँ पे उपमेय क्या है, उपमान क्या है? देखो उपमेय है जिसकी तुलना की जाए, मतलब जिस चीज की तुलना की जाए वो उपमेय होगा, और उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाएगी वो उपमान होगा। उदाहरण देखो, चरण कमल बंदो हरिराई, मतलब श्री कृष्ण जी के चरण कमल के समान हैं। तो चरण यहां पे किसकी तुलना की जा रही है? चरण की, तो ये उपमेय होगा, उपमेय चरण होगा, उपमान कमल होगा, क्योंकि जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा, तो चरण की तुलना की जा रही है तो ये उपमेय हो गया। अब जिससे की जाए, कमल से की जा रही है, तो ये उपमान हो जाएगा, बस हो गया। ये आपका अलंकार रूपक अलंकार हो गया, ठीक है। अब हमारा पत्र लेखन और निबंध व्यवस्था है, उसको भी जानेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब देखिए ये पत्र लेखन है। अब आप लोग कहेंगे सर जी इसका टाइटल क्या है, ठीक है। देखिए टाइटल क्या है इसका, इस टॉपिक पे हम लिखेंगे, अपने नगर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने हेतु जल संस्थान के प्रबंधक को पत्र लिखिए। मतलब अपने नगर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कराने के लिए आपको जल संस्थान के प्रबंधक को एक पत्र लिखना है, उसी को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी में आप लिख रहे हैं, सबसे पहले सेवा में तो हमें लिखना ही होता है, सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है, सेवा में तो सबको लिखना ही होता है। फिर उसके बाद में जिसको आप लिख रहे हैं, हम श्रीमान निदेशक गोंडा जल बोर्ड गोंडा वालों को लिख रहे हैं, ठीक है।
आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे मैंने अपना डाल दिया है। तो सेवा में सबसे पहले आपको लिखना है, फिर जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसको लिखना है गोंडा श्रीमान निदेशक गोंडा जल बोर्ड गोंडा, मतलब हम जल बोर्ड वालों को पत्र लिख रहे हैं। फिर आपको विषय लिखना है, आप किस सब्जेक्ट पे पत्र लिख रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, विषय क्या है। देखो हम पेयजल अधिकारी को जल आपूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, मतलब पेयजल अधिकारी को जल आपूर्ति के लिए प्रार्थना पत्र, हमें जल आपूर्ति कराएं। फिर आपको महोदय लिखकर अपनी प्रॉब्लम बतानी है। देखो मैं आपका ध्यान वजीरगंज गोंडा में पेयजल की अनियमित जल आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में प्रातः केवल 35 मिनट ही नलों में पानी आता है। पानी का दबाव बहुत कम होता है, मोटर का प्रयोग करने पर भी ऊपर की मंजिलों में पानी नहीं चढ़ पाता। सायंकाल भी पेयजल की आपूर्ति अनियंत्रित है। कई बार शाम को 2-2 दिन पानी की आपूर्ति नहीं होती। पानी की इस अनियमित आपूर्ति से क्षेत्र के नागरिकों में रोष है। ठीक है, सब गुस्से में है, अधिकारी आ गए तो ठोक डालेंगे। इससे पूर्व भी अनेक बार स्थानीय अधिकारियों को मैं इस समस्या से अवगत करा चुका हूं, परंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। यानी कि सबसे पहले आपको सेवा में, फिर जिसको पत्र लिखना है उसको लिखना है, फिर विषय, फिर महोदय लिखकर आपको यहां तक अपना प्रॉब्लम लिखा, फिर थोड़ा अनुरोध करें, रिक्वेस्ट करें। अतः आपसे प्रार्थना है कि इस क्षेत्र में पेयजल की समुचित व्यवस्था कराने हेतु उचित कदम उठाने की कृपा करें। आपको थोड़ा रिक्वेस्ट करना है, प्रार्थना करना है। ठीक है, स्कूल वाला प्रार्थना नहीं है ये। आगे देखिए थोड़ा सा, मैं और मेरा पूरा क्षेत्र सदैव आपके आभारी रहेंगे, धन्यवाद। दिनांक 22 फरवरी 2000 मत लिखिएगा 2024, ठीक है, केवल 22/2/2000 ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, भौदिये लिख दीजिएगा, काखागा वजीरगंज गोंडा। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। तो ये पत्र लिखने का तरीका है। ठीक है, आप एक प्रबंधक जी को पत्र लिख रहे हैं तो ऐसे आप लोग लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा पत्र लेखन भी हो गया। अब खंड खा का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा निबंध। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने निबंध में लिया है विज्ञान वरदान या अभिशाप पर निबंध। ठीक है, निबंध लिखते समय सबसे मेन जो होता है वो हेडिंग होता है। आपका हेडिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। दूसरी चीज, सबसे पहला हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार हेडिंग जरूर होना चाहिए। इतना आपको समझना है, ये बेसिक नॉलेज है कुछ जो आपको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो विज्ञान वरदान या अभिशाप, सबसे पहले प्रस्तावना, आखिर विज्ञान है क्या। देखो आज का युग जो विज्ञान है वो हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है, दैट्स अ बून और कर्स। देखो आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है, हम पढ़ेंगे, सिर्फ इसको ध्यान से आपको समझना है, हेडिंग को समझना है। मेन इसमें हेडिंग होता है। अगर आपको हेडिंग पता है आप जाएंगे फट से लिख देंगे। ये याद करने से याद नहीं होगा, और याद करना भी बहुत बड़ी मूर्खता है। आपको समझना है इस चीजों को। ठीक है, कैसे लिखा है। देखो आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन ने प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियां आज विज्ञान से परिचालित है। दुर्जय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयां तक नापती है। विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप, अतः इन दोनों पक्षों पर समन्वित दृष्टि से विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा। सबसे पहला हेडिंग यही रहेगा। अब आपका टाइटल है विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो ये हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। तो सब दूसरा हेडिंग हमारा रहेगा विज्ञान वरदान के रूप में। आखिर ये हमारे लिए वरदान क्यों है और किन किन क्षेत्रों में ये हमारे लिए वरदान है। देखो विज्ञान वरदान के रूप में आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण विज्ञान के वरदानों से के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात के सोने तक के सभी क्रियाकलाप विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के सहारे ही संचालित होते हैं। जैसे आप फोन अभी देख रहे हैं, फोन से क्लास ले रहे हैं, तो फोन भी विज्ञान की ही देन है। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश, पंखा, पानी, साबुन, गैस स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर और यहाँ तक कि शीशा कंघी से लेकर रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बस, कार, रेल, हवाई जहाज, टीवी, सिनेमा, रेडियो आज जितने भी साधनों का हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं वो सब विज्ञान की ही देन है। अब क्षेत्र समझ लेते हैं। कुछ क्षेत्रों में हेडिंग बढ़ाने के लिए थोड़ा अच्छे से लिखना। विज्ञान के इन विविध वरदानों की उपयोगिता कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निम्न है। देखो सबसे पहला यातायात के क्षेत्र में किस किस क्षेत्र में विज्ञान का योगदान है, इसको आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखो यातायात के क्षेत्र में प्राचीन काल में मनुष्य को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर स्थानों पर बहुत शीघ्र पहुंचा जा सकता है। यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार की भी काया पलट हो गई है। दूसरा, संचार के क्षेत्र में भाई बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार, दूरभाष आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा सकता है, जैसे आप व्हाट्सएप से, मेल से पहुंचाते हैं।
तीसरा, दैनिक जीवन में हमारे विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य की दैनिक सुख सुविधाओं को बहुत बढ़ा दिया है। वो हमारे कपड़े धोती है, गर्मी सर्दी दोनों से समान रूप से हमारी रक्षा करती है। आज की समस्त औद्योगिक प्रगति इसी पर निर्भर है। चौथा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में मानव को भयानक और संक्रामक रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही है। कैंसर, क्षय, हृदय रोग एवं अनेक जटिल रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव हुआ है। पांचवा, औद्योगिक क्षेत्र में भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में संभव हुआ है। कृषि के क्षेत्र में क्या योगदान है? ऐसे क्षेत्र को आप लिखकर हेडिंग वाइज, हेडिंग बढ़ेगा, अच्छा रहेगा तो आपको अच्छे नंबर भी दिए जाएंगे। तो हेडिंग थोड़ा सा बढ़ा के लिखेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। कृषि के क्षेत्र में लगभग 139 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला हमारा देश आज यदि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सका है तो ये भी विज्ञान की ही देन है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान इसका है। मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है, जिससे पुस्तकें सस्ते मूल्य पर मिल सकी हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि। मनोरंजन के क्षेत्र में चलचित्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बना दिया है। टेप रिकॉर्डर, VCR, DVD आदि ने इस दिशा में क्रांति ला दी है। विज्ञान, अब वरदान तो हमने समझ लिया किस किस क्षेत्र में ये वरदान है, अब अभिशाप क्यों है इसको समझिए। देखो, विज्ञान का एक और पक्ष भी है। विज्ञान एक असीम शक्ति प्रदान करने वाला साधन है। मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रकृति भी है और आसुरी प्रकृति भी। सामान्य रूप से जब मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति प्रबल रहती है तो मानव कल्याण से कार्य किया करता है। अतः कहा जा सकता है कि आज विज्ञान की विध्वंसक शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। जहां एक ओर विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक खतरों से परिपूर्ण तथा असुरक्षित भी हो गया है। कंप्यूटर तथा दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं तो औद्योगिक प्रगति ने पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या खड़ी कर दी। मतलब विज्ञान, जो आप गाड़ी मोटर यूज कर रहे हैं, फ्रिज, AC, कूलर यूज कर रहे हैं, इनसे जो धुएं निकलते हैं, सारी चीजें वो सब हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित करती हैं। तो हमारे लिए वरदान भी है, अभिशाप भी है। और जो मशीनें बड़ी बड़ी आ गई हैं उसने रोजगार छीन लिया है। पहले लोग काम करते थे, अब मशीनें कर रही हैं। ठीक है। साथ ही गैसों के रिसाव से अनेक व्यक्तियों के प्राण भी जा चुके हैं। उपसंहार देखो, लास्ट में उपसंहार हेडिंग जरूर रहेगा। इसमें आपको थोड़ा अपना की पॉइंट रखना है। विज्ञान सचमुच तलवार है जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। इसमें दोष तलवार का नहीं, उसके प्रयोगता का है। इसमें दोष विज्ञान का नहीं, आप उसका यूज कैसे कर रहे हैं उसका है। देखो, आप लोग लाइट यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हमें प्रकाश मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही, और कहीं गलती से लोग तार छू लेते हैं तो पता लगा करंट लगने से एक युवक की मौत। ठीक है, तो ये भी तो प्रॉब्लम है। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास का मार्ग खोल दिया, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भुखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। तो ये हमारा हो गया भैया निबंध। ठीक है, तो निबंध भी हमारा फाइनल हुआ, यानी कि यहीं पर हमारा पूरा हिंदी जो है वो फिनिश हो चुका है। तो स्टूडेंट, आज का जो ये हमारा हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट और मैराथन क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको पूरे हिंदी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये मैराथन क्लास थी। जिस स्टूडेंट ने शुरू से लेकर लास्ट तक देखा होगा वो खूब अच्छा नंबर लेकर आएगा और इस बार टॉपर बन के आएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा? इस क्लास को देखने के बाद अगर आप कुछ हमें देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही मैं आपको सारे सब्जेक्ट में सपोर्ट करता रहूं और आगे बढ़ाता रहूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।